सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे श्रम संहिता जो लेबर कोड्स हैं उसका कार्यान्वयन किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यानी कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा लगभग 5 वर्ष बाद इन चारों संहिताओं को लागू किया गया। ऐसे तो ये कोड 2020 में ही बन गए थे, लेकिन उन्हें 5 साल बाद इन्हें लागू किया गया। श्रम क्षेत्र में यह सबसे बड़ा सुधार माना जाता है, जिसके तहत 29 श्रम कानून जो पहले से चले आ रहे थे, जो एक्टिव थे, इन कानूनों का समेकन कर एकीकरण कर लगभग 4 संहिताओं का निर्माण किया गया है। दरअसल श्रम सुधार जो है वह समवर्ती सूची का विषय है, और देखें तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें यह बात कही गई है कि लोगों को सामाजिक न्याय की प्राप्ति होनी चाहिए, साथ ही व्यक्ति की गरिमा का ख्याल भी रखना चाहिए और उन्हें प्रतिष्ठा और समानता का अवसर भी मिलना चाहिए। तो ये जो लेबर कोड्स बने हैं इनका मूल उद्देश्य यही है, सामाजिक न्याय के साथ व्यक्ति की गरिमा को प्राप्त करना। कुछ आंकड़ों पे नज़र डालें तो वर्ष 2024 में जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, यानी कि श्रम बल का वह हिस्सा जो उद्योगों में भागीदारी निभाता है, वह लगभग 59.6% था। लेकिन इस हिस्से का लगभग 90% जो श्रमिक थे वह असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे थे। अब देखें तो श्रम सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी या वर्तमान में श्रम सुधार क्यों जरूरी है। सबसे पहला चीज़, हमारे पास 29 कानून थे श्रम के, लेबर रिलेटेड 29 कानून थे। तो जैसे ही कानूनों की व्यापकता होगी उनके अनुपालन में जटिलता आएगी और उनका अनुपालन सही ढंग से नहीं हो पाएगा। तो अगर श्रम सुधार होता है, संहिता लागू होती है, तो पहला होगा अनुपालन का सरलीकरण, क्योंकि बहुलता होने से कठिनाई आती है। साथ ही सेकेंड नेशनल लेबर कमीशन ने यह बोला था कि श्रम संहिता का निर्माण किया जाना चाहिए। दूसरा देखें क्यों ज़रूरी है, तो अप्रासंगिक कानूनों का आधुनिकीकरण। दरअसल 29 श्रम कानूनों में से कई कानून ऐसे थे जो औपनिवेशिक काल में ही बने थे और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भी वो वर्तमान में एक्टिव थे। जैसे वेतन भुगतान अधिनियम 1936, यह भी लागू था, जबकि 1936 के वेतन भुगतान और वर्तमान में 2026 के वेतन भुगतान में बहुत डिफरेंस है। इसलिए अप्रासंगिक कानूनों के आधुनिकीकरण का प्रयास इन संहिताओं के माध्यम से किया गया है। तीसरा, सार्वभौमिक कवरेज का अभाव, क्योंकि 90% श्रमिक जो हैं वह असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने से उन्हें सोशल सिक्योरिटी यानी कि उनके बीमा, उनके पेंशन आदि का सुरक्षा नहीं मिल पाता है, जो पुराने कानूनों में नहीं था। नए कानूनों में सार्वभौमिक कवरेज देने के लिए उन्हें सोशल सिक्योरिटी प्रदान किया गया है। चौथा देखें तो आर्थिक उद्देश्यों को बढ़ावा देना। अगर श्रम कानूनों का अनुपालन सरल होगा तो हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी कि व्यापार करने की सुगमता बढ़ेगी। पाँचवा, कार्य के नए स्वरूपों पर ध्यान देना। जैसे वर्तमान में गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म लेबर्स, ये सब श्रमिकों की नई नई परिभाषा सामने आ रही है, तो इनको सोशल सिक्योरिटी दिलवाने के लिए नए संहिता की आवश्यकता है। गिग वर्कर वे वर्कर होते हैं जो पारंपरिक श्रम अनुबंधों के बजाय नए चीज़ों पे आधारित रहते हैं, जैसे ओला, उबर, जोमेटो, स्विगी में जो डिलीवरी करने वाले एजेंट होते हैं वही गिग वर्कर्स कहलाते हैं। अब देखें तो ये 4 कोड में पहला कोड आपका है वेतन संहिता 2019। वेतन का अर्थ हुआ कहीं ना कहीं यह मजदूरी और पारिश्रमिक से संबंधित 4 कानूनों को यह समेकित करता है, यानी कि पहले से चले आ रहे वेतन रिलेटेड 4 कानून को इसने समेकित कर एक संहिता में बना दिया, जिसे कहा गया वेतन संहिता 2019। वेतन संहिता 2019 का उद्देश्य है कि जो मजदूरी अनुपालन है वह सरल हो जाए और श्रमिकों के अधिकार को सुदृढ़ किया जाए। इसमें प्रावधान क्या किया गया इस संहिता के तहत, तो पहला किया गया है सार्वभौमिक न्यूनतम मजदूरी, यानी कि चाहे वह संगठित क्षेत्र के मजदूर हों चाहे असंगठित क्षेत्र के हों, दोनों के लिए न्यूनतम मजदूरी का प्रावधान है। साथ ही उन्हें
इस विधि के तहत, इस एक्ट के तहत सांविधिक अधिकार प्रदान किया गया है कि उन्हें न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए। साथ ही सरकार यह भी संहिता के तहत कही है कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण अलग अलग एक मॉडल पे होगा। उनमें भौगोलिक क्षेत्र का ध्यान रखा जाएगा कि वह पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है या सरल क्षेत्र है। उनकी कार्य दशाओं का, अब खतरनाक उद्योग हैं या सामान्य उद्योग हैं, हानिकारक वातावरण, एसी में बैठ के काम कर रहे हैं कि कारखाने में धुएं में बैठ के काम कर रहे हैं, और कौशल स्तर यानी कि उनके स्किल प्रोफेशनल पे, इन 4 चीज़ों पे जो है न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाएगा। साथ ही केंद्र सरकार द्वारा फ्लोर वेज की शुरुआत की गई है, और फ्लोर वेज का अर्थ हुआ कि इससे नीचे जो है आप वेतन नहीं दे सकते हैं। इसके ऊपर हो सके तो राज्य सरकार मिनिमम वेज का निर्धारण कर सकती है, बट इसके नीचे नहीं कर सकती है। तो फ्लोर वेज का निर्धारण केंद्र सरकार करेगी। साथ ही मुआवजे का भुगतान इसमें किया गया है, संबंधित प्रावधान है, यानी कि समय पर अगर आप वेतन नहीं देते हैं तो कम से कम 2 गुना मुआवजा का दंड आरोपित हो सकेगा। सरलीकरण के अंतर्गत देखें तो मजदूरी और कर्मचारी को परिभाषित किया गया है, जिससे कानूनों के अनुपालन संबंधी कुछ जो भ्रम होते हैं शब्दावली को लेकर, वो समाप्त हो चुके हैं। इससे लैंगिक समानता सुनिश्चित होगी और क्षेत्रीय असमानता में कमी आ सकेगी। दूसरी संहिता को देखें तो उसका नाम है औद्योगिक संबंध संहिता 2020। ये औद्योगिक संबंध है क्या, यानी कि उद्योगों का संबंध किससे, तो उद्योगों का संबंध होता है किससे, श्रमिकों से, और श्रमिक और उद्योग के बीच में क्या होता है, विवाद होता है। यानी कि यह संहिता एक तरीके से उन दोनों के विवाद समाधान को लेकर के कार्यरत है, जो औद्योगिक संबंध से 3 कानूनों का समेकन करता है। यानी कि औद्योगिक संबंध से पहले 3 कानून लागू थे, जिन्हें अब समेकित करके एक संहिता बनाया गया है। इस औद्योगिक संबंध संहिता का उद्देश्य है कि जो भी मजदूरों के संगठन होते हैं, लाइक ट्रेड यूनियन, प्रतिष्ठानों में रोजगार शर्त, विवाद जांच, निपटान से संबंधित कानूनों को सरल बनाना। प्रतिष्ठान में रोजगार शर्तों का अर्थ हुआ कि वहाँ पे वर्किंग कंडीशन सही है या नहीं, मानवीय दशाएं है या नहीं है। अब इसमें प्रोविज़न क्या किया गया है, तो पहला कहा गया है कि ट्रेड यूनियन यानी कि जो मजदूरों का जो संघ होता है तो उसमें एकल वार्ता संघ को मान्यता दी जाएगी। कई बार आपने ये देखा होगा कि एक ही कंपनी के अंदर मजदूरों के 4-5 संगठन होते हैं। अब किस संगठन की बात मानी जाए, यह उद्योगों के लिए थोड़ा कठिन होता जा रहा है। तो इस संहिता के तहत एकल वार्ता संघ की स्थापना की गई। तो अब इसमें उन्हीं ट्रेड यूनियन को मान्यता दी जाएगी जिनका कम से कम 51% सदस्यता हो। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा संगठन होंगे उस कंपनी में तो 20% सदस्यता वाले वार्ता परिषद गठित की जाएगी। दूसरा देखें तो जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट होते हैं उनको भी संस्थागत बनाया गया है। तीसरा, श्रमिक की परिभाषा को विस्तृत किया गया, जिसमें पत्रकार, 18,000 रुपया माह प्राप्त करने वाले श्रमिक, साथ ही सेल्स प्रमोशन स्टाफ को भी श्रमिक में शामिल किया गया है। वैसे लोग जो किसी कंपनी के उत्पादों को प्रमोशन करने के लिए, है ना, प्रचार प्रसार करते हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही ले ऑफ या छटनी करना हो या बंदी करना हो, उसके लिए श्रमिक सीमा को 100 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। ठीक है, अब तीसरा है आपका सामाजिक सुरक्षा संहिता। तो सामाजिक सुरक्षा संहिता के तहत 9 कानूनों को जो पूर्व में प्रचलित थे उनका समेकन किया गया है। इसका उद्देश्य है असंगठित, गिग क्षेत्र में, प्लेटफॉर्म सहित सभी श्रमिकों तक इसे विस्तार दिया गया है। इसमें कहा गया है कि जो श्रमिक गिग, प्लेटफॉर्म, एग्रीगेटर, उनको कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है। यानी कि प्रत्येक शब्दावली को गिग वर्कर को, प्लेटफॉर्म वर्कर को, एग्रीगेटर को कानूनी रूप से परिभाषित किया गया है। और यह कहा गया है कि सोशल सिक्योरिटी फंड में एग्रीगेटर जो है अपने वार्षिक टर्नओवर का 1 से 2% तक भुगतान करेगा। दूसरा, ESIC यानी कि कर्मचारी राज्य बीमा जो है ESIC कॉर्पोरेशन, उसका विस्तार किया गया है। अब इसे पूरे भारत में लागू किया जा चुका है।
और यह देखा जाए तो 10 से कम श्रमिक वाले जो कोई प्रतिष्ठान है तो वह स्वैच्छिक रूप से चुन सकते हैं, अन्यथा 10+ वाले प्रतिष्ठान जो हैं उन्हें ESIC में योगदान करना होगा। तीसरा, मजदूरी की एक समान परिभाषा निर्धारित की गई है और ये परिभाषा अब मूल वेतन, साथ में महंगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता, इन तीनों को जोड़ करके मजदूरी की परिभाषा को अपनाया गया है। चौथा जो है आपका है व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता 2020, यानी कि जहाँ पे श्रमिक काम करते हैं उनकी सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य और किस वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं उसको लेकर के यह निर्देश देता है। इसके तहत 13 केंद्रीय कानूनों का समेकन किया गया है और इसका उद्देश्य है क्या? अनुकूल नियामक परिवेश तैयार करना। अब नियामक परिवेश के लिए क्या प्रोविजन है? तो पहला है एकीकृत पंजीकरण, यानी कि 10 कर्मचारी के लिए क्या है कि रजिस्ट्रेशन के लिए 10 कर्मचारियों की एक समान सीमा निर्धारण, यानी कि 10 कर्मचारी प्लस वाला जो कोई प्रतिष्ठान है तो वह रजिस्ट्रेशन करेगा ही। दूसरा है खतरनाक कार्यों तक इसका विस्तार किया गया है और यह बोला गया है कि वहाँ पे कैसा वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। तीसरा, प्रवासी श्रमिकों की परिभाषा को लेकर के विस्तार दिया गया है, जिसमें अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक में प्रत्यक्ष नियोजन, ठेकेदार नियोजन, यानी कि सभी को शामिल किया गया है। वैसे प्रवासी श्रमिक जो प्रत्यक्ष रूप से नियोजित हुए हों या ठेकेदारों द्वारा नियोजित हुए हों, सभी को इसमें इस संहिता में शामिल किया गया है। साथ ही अगला प्रोविजन देखें तो महिलाओं को रोजगार देने के मामले में यह कहा गया है कि उनसे सहमति लेकर और उनकी सुरक्षा उपायों को निर्धारित कर रात के घंटों में भी काम लिया जा सकता है, लेकिन उनकी सहमति से और सुरक्षा उपायों के साथ। तीसरा, एक त्रिपक्षीय 3 पक्षों का सुरक्षा व स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड की स्थापना की जाएगी जो सुरक्षा समिति का गठन करेगा। इसमें क्या है कि इस सलाहकार बोर्ड द्वारा 250+ श्रमिकों के नियोजन इकाई में कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, ताकि ये कल्याण पदाधिकारी इन 250 श्रमिकों के कल्याण के बारे में सोचेंगे। अगला है श्रमिक अधिकारों को सुदृढ़ किया गया और कहा गया है कि आप उनसे अधिकतम एक दिन में 8 घंटे काम लेंगे और सप्ताह में मैक्सिमम 48 घंटे काम लेंगे। इससे उनकी कार्यदशाएं बेहतर होंगी। निष्कर्ष देखें तो यह लिख सकते हैं कि नई श्रम संहिताएं श्रम कल्याण और व्यावसायिक दक्षता के बीच संतुलन बनाकर भारत की श्रम प्रणाली में एक बड़े सुधार का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो इससे क्या होगा कि श्रमिकों का भी कल्याण होगा और दूसरा, जो प्रतिष्ठान उन्हें बहाल कर रहे हैं उनको भी कानून के अनुपालन करने में दक्षता सुनिश्चित होगी और इससे क्या होगा कि भारत में एक बड़ा श्रम सुधार हो सकेगा और उसका आर्थिक सामाजिक दोनों लाभ प्राप्त हो सकेगा। तो PDF के लिए आप डेल्टा PCS के टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।